हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सोल्यूशन। तो आज की वीडियो में हम सीएचओ एग्जाम की रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉलेरा इज, एंड द ऑप्शंस आर डिहाइड्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, हिमोप्सिस एंड फीवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिहाइड्रेशन। क्योंकि जो कॉलरा है, कॉलरा क्या है, इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि विब्रियो कॉलरा की वजह से होता है। विब्रियो कॉलरा इज अ कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, एंड इसकी वजह से जो पर्सन होगा उसको डायरिया होगा। और डायरिया कैसा होगा? राइस टूल डायरिया। तो राइस टूल डायरिया की वजह से द पर्सन विल हैव डिहाइड्रेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, chronic hepatitis result from hepatitis A, hepatitis D, hepatitis E or hepatitis C. So the correct answer is option number D, that is hepatitis C. क्योंकि अगर हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो हेपेटाइटिस क्या है? इट इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर एंड इट कैन बी एक्यूट इन नेचर और क्रॉनिक। एक्यूट में हमारे हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई आता है। क्यों? क्योंकि ये ओरोफिकल रूट से होता है और कम पीरियड के लिए होता है। और क्रॉनिक हेपेटाइटिस में हमारा हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी आता है, जो कि ब्लड की वजह से होता है। कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, सेक्सुअल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन हो गया, या फिर इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर्स हो गए, या इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस, उनकी वजह से होता है। तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस में हमारा हेपेटाइटिस बी और सी आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, about 90% of upper respiratory tract infections are caused by fungus, bacteria, virus और protozoa. So about 90% जो हमारी upper respiratory infections हैं वो वायरस की वजह से होती हैं. So virus is the correct answer. Now the next question is, antibiotic used as a first line drug of cystitis is. Now what is cystitis? Cystitis is the inflammation of urinary bladder. तो जिसकी वजह से जो पर्सन होगा उसको पेनफुल मिक्चुरेशन होगी, पेनफुल यूरिनेशन होगा। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है वो है हमारा कोट्राइमेक्सोल। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेफ स्ट्रेटेजी developed by World Health Organization is for the treatment of otitis media, Ebola, trachoma और epistaxis. So इसका जो correct answer है that is ट्रेकोमा। ट्रेकोमा जो है ये क्या है? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि क्लाइमीडिया ट्रैकोमैटिस की वजह से होता है। कभी कभी पूछते हैं कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्रेकोमा क्या है? सो दैट इज क्लाइमीडिया ट्रैकोमैटिस। एंड सेफ का क्या फुल फॉर्म है? सेफ जो है उसमें एस जो है वो उसका मतलब है सर्जरी, ए स्टैंड्स फॉर एंटीबायोटिक, एफ स्टैंड्स फॉर फेशियल क्लीनिनेस एंड ई स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। तो कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि सेफ में ए का क्या मतलब है या ई का क्या मतलब है, तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, febrile seizure most commonly occur in children of ages below 6 months, above 6 years, below 6 years और above 10 years. So febrile seizures तब होते हैं जबकि बच्चे का जो बच्चा एकदम हाइपर पैरेक्सिया स्टेट में चला जाता है। मतलब जब बच्चे का बॉडी टेम्परेचर मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहीट हो जाता है, उस स्टेज को हम हाइपर पैरेक्सिया कहते हैं। एंड ये जो सबसे कॉमनेस्ट है, इसकी जो कॉमनेस्ट एज है दैट इज 12 टू 18 मंथ्स। अब यहाँ पे 12 टू 18 मंथ कहीं पे दे नहीं रखा, they have just given the options like below 6 month जो कि नहीं आएगा, above 6 month भी नहीं आएगा, above 10 years भी नहीं आएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है that is option number C, that is below 6 years। पर जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक एज है that is 12 to 18 months। Now the next question is, adolescent health clinic is held at PHC on weekly basis, monthly basis, daily basis और optional basis. So the correct answer is weekly basis. So जो हमारा RMN CH+A प्रोग्राम है उसमें हमारा एडोलेसेंट हेल्थ एक कॉम्पोनेंट है। उस कॉम्पोनेंट का एक पार्ट है दैट इज एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक। ठीक है, तो या हम बोलते हैं अर्श क्लिनिक, एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ क्लिनिक, ARSH, अर्श क्लिनिक भी होता है। तो पीएचसी में वो हम वीकली बेसिस पे ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें कि नर्स एंड जो हमारा मेडिकल ऑफिसर होगा वो बच्चों को काउंसलिंग देते हैं
वो काउंसलिंग अब किसी भी तरह की हो सकती है, लाइक यूज ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड्स हो गया, हमारे सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिलेटेड हो सकता है, सेक्सुअल हेल्थ हो सकता है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के रिगार्डिंग हो सकता है, डाइट हो सकती है, देन सुसाइड वगैरह इसके रिगार्डिंग, जब मेंटल हेल्थ की रिगार्डिंग एजुकेट या काउंसिल करना है बच्चे को. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज येलो कलर कोड ऑन डैशबोर्ड ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम indicate poor performing state, promising state, good performing state और very poor performing state. So जो हमारा हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये भी RMN-CH+A प्रोग्राम का पार्ट है और इसमें कुछ 16 इंडिकेटर्स हैं. जिस 16 इंडिकेटर्स के ऊपर हर स्टेट को 4 कलर कोड में डिवाइड किया जाता है और ये 4 कलर कोड क्या है? रेड है, पिंक है, येलो है एंड ग्रीन है. रेड का मतलब है वेरी पुअर परफॉर्मिंग स्टेट, पिंक का मतलब है पुअर परफॉर्मिंग स्टेट, येलो का मतलब है गुड परफॉर्मिंग स्टेट एंड ग्रीन का मतलब है वेरी गुड परफॉर्मिंग स्टेट. सो सॉरी, येलो का मतलब है प्रॉमिसिंग स्टेट एंड हमारा जो ग्रीन होगा दैट विल बी द गुड परफॉर्मिंग स्टेट. तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज परफॉर्मिंग स्टेट. Now the next question is, a pregnant woman need to take iron folic acid during pregnancy for how many days? Options are 100 days, 150 days, 180 days and 200 days. So the correct answer is 180 days. जो हमारी आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट है वो हम प्रोफिलेक्टिक ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब कि वो हमने मदर को देना ही देना है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ अनीमिया ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या है कि मदर को एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं. तो उस टाइम पे मदर को फॉर 180 डेज दैट इज 6 महीने, ठीक है, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट खाना है जिसमें आयरन 100 mg है, फॉलिक एसिड 500 माइक्रोग्राम है या 0.5 mg आप कह लो, ठीक है. एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट करना है, पूरे सेकेंड ट्राइमेस्टर खानी है, पूरे थर्ड ट्राइमेस्टर खानी है. पहले ये 100 डेज था लेकिन अभी ये 180 डेज हो गया है ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड एंड 180 डेज ड्यूरिंग पोस्टनेटल पीरियड. Now the next question is, to prevent the relapse of Plasmodium vivax, which anti-malarial drug should be given for 14 days? Chloroquine, primaquine, quinine और artesunate. तो अगर हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जो ट्रीटमेंट है उसमें हम 2 ड्रग्स यूज करते हैं. वन इज क्लोरोक्विनिन, अदर वन इज प्रिमाक्विनिन. क्लोरोक्विनिन वी गिव फॉर 3 days and primaquine we give for 14 days. So the correct answer is primaquine. And primaquine should not be given to the person. इन्फेंट्स को नहीं देनी है, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है तब नहीं देनी है. एंड द थर्ड वन इज द चाइल्ड और द पर्सन हु इज हैविंग G6PD deficiency. Now the next question is, anti-tuberculosis drug damaged 8th cranial nerve, ethambutol, rifampicillin, streptomycin or isoniazid. So the correct answer is streptomycin, because streptomycin damaged the vestibulocochlear nerve which is the 8th cranial nerve. उसकी वजह से the person may have deafness or hearing loss or tinnitus. Now the next question is, anti-tuberculosis drug that cause orange discoloration of urine, tears and saliva, ethambutol, rifampicillin, streptomycin और isoniazid. So the correct answer is rifampicillin. की वजह से ऑरेंज डिस्कलरेशन होता है यूरिन, टीयर एंड सलाइवा का. तो जब भी हम पेशेंट की रिफैम्पिसिलिन स्टार्ट करते हैं तो हमने पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि आपका जो यूरिन है, टीयर है, जो सलाइवा है वो हल्का लाल या हल्का ऑरेंज कलर का हो सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. इथाम्ब्यूटोल की वजह से ऑप्टिक न्यूराइटिस होगा तो कलर विजन अफेक्ट होगी. स्ट्रेप्टोमाइसिन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, आइसोनियाजाइड की वजह से पेरिफेरल न्यूराइटिस होगा. Now the next one is, काला ज़र is transmitted by which fly? So इसमें जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सैंड फ्लाई. काला ज़र का जो अदर नेम है दैट इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक फीवर. कभी कभी आपको ब्लैक फीवर करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है या विसरल लिस्मैनियासिस करके, कि लिस्मैनियासिस कौन किसकी वजह से होता है, तो दैट द आंसर इज सैंड फ्लाई. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not a vector-borne disease? Malaria, dengue, Japanese encephalitis, or leprosy? So the correct answer is leprosy, because leprosy is a
disease that is caused by Mycobacterium leprae, which is a acid fast bacilli. और वेक्टर बोर्न डिजीजेस में हमारी 6 डिजीजेस आती हैं, जो है मलेरिया, डेंगू, जापानीज एंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया, हमारा काला जर एंड फ्लैरिसिस। तो ये 6 डिजीजेस आपको याद रखनी है, जो कि नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर आती हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मॉस्किटो बोर्न डिजीज कॉज्ड बाय वायरस इज dengue, malaria, filaria, or none of the above. So the correct answer is dengue. Dengue is caused by flavivirus. ठीक है, एंड इसका जो वेक्टर रहेगा वो है हमारा एडिस इजिप्टाई मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, fogging is a method to kill the mosquito at which stage of its life cycle? larva, pupa, adult और egg? तो जो हम फॉगिंग है, फॉगिंग हम मेनली अडल्ट मॉस्किटोज के लिए करते हैं, तो इट विल किल द मॉस्किटो दैट इज अडल्ट। Now the next question is, the most common cause of malaria in India is Plasmodium ovale, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae or none of the above. So the commonest cause of malaria जो इंडिया में है वो है Plasmodium vivax. Now the next question is, Koplik spots are clinical feature of pertussis, chickenpox, measles or cholera. So the correct answer is chickenpox. ठीक है, चिकन पॉक्स में हमें कॉप्लिक स्पॉट मिलेगा, बक्कल कैविटी के पास दो छोटे छोटे या छोटे छोटे हमें स्पॉट्स मिलेंगे, दैट इज कॉप्लिक स्पॉट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेप्रेसी इज आल्सो नोन एज हैंसेन्स डिजीज, बल्कि ट्यूबरक्लोसिस को हम कोच बेसिलाई बोलते हैं, लेप्रेसी को हम हैंसेन्स डिजीज बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बीसीजी इज गिवन फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, विच इज गिवन एट बर्थ। ठीक है, बर्थ पे लगाना है, बर्थ पे हमने कितनी डोज लगानी है, 0.05 ml इंट्राडर्मल, ठीक है, एंड इट प्रिवेंट फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। अगर हमने 1 मंथ के अंदर अंदर बच्चे को लगा दिया, आइडियली इट शुड बी गिवन विद इन 15 डेज ऑफ बर्थ। लेकिन अगर 15 डेज ऑफ बर्थ नहीं दिया है, 1 महीने के बाद दे रहे हैं, तो एट दैट टाइम द डोज विल बी 0.1 ml एंड मैक्सिमम हम बीसीजी 1 साल तक लगा सकते हैं बच्चे को, but the dose will be 0.1 ml. सिर्फ बर्थ पे जो डोज रहेगी that will be 0.05 ml. Now the next question is, constituent of BCG vaccine is distilled water, normal saline, dextrose or none of the above. So जो हमारा BCG है, it is a मतलब ड्राइड वैक्सीन है, पाउडर फॉर्म में आता है, एंड इट इज अ लाइट सेंसिटिव वैक्सीन एंड हीट सेंसिटिव वैक्सीन। तो इसको हमें नॉर्मल स्लाइन के साथ डिसॉल्व करना है, बिकॉज नॉर्मल स्लाइन इज द डाइल्यूटेंट फॉर बीसीजी, एंड जो भी जिस वैक्सीन के साथ जो डाइल्यूटेंट आता है, हमने उसी के साथ उसको डिसॉल्व करना होता है, अपनी मर्जी से कोई भी किसी और के साथ नहीं डिसॉल्व करना है। Now the next question is, pentavalent vaccine provide protection against all the disease except diphtheria, hepatitis B, Haemophilus influenza type B or polio. So the correct answer is polio, because penta provide protection against 5 diseases, that is diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis B and Haemophilus influenza type B. This vaccine is given 3 times, first at 6 weeks, 10 weeks, 14 weeks. डोज विल बी 0.5 ml। रूट जो हमारा रहेगा इंट्रामस्कुलर रहेगा, और कहाँ पे लगाना है, ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड थाई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी आर ऑल एक्सेप्ट फीको ओरल, ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट, इंजेक्शन विद इन्फेक्टेड सिरिंज, ट्रांसमिशन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी विद इन्फेक्टेड पर्सन। सो द करेक्ट आंसर इज फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट किसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है? इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई। Now the next question is, benzyl benzoate used for the treatment of scabies, rabies, leprosy or pediculosis. So the correct answer is scabies. Scabies जो है, it is a contagious disease जो कि close contact की वजह से होती है, and it is caused by Sarcoptes scabies. और benzyl benzoate जो है, हम इसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। Now the next question is, disease of animal that are transmitted to man called epidemic, zoonotic, sporadic or endemic. So the correct answer is zoonotic diseases. Zoonotic diseases are those diseases that are transmitted from animal to the man, and the example are rabies.
Now the next question is, drug used for mass deworming campaign under National Deworming Day are albendazole, mebendazole, iron और zinc. So the correct answer is albendazole. और जो हमारा नेशनल डीवॉर्मिंग डे है दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th फरवरी. 10 फरवरी को हम नेशनल डीवॉर्मिंग डे मनाते हैं और उसके 6 महीने बाद 10 अगस्त को मनाते हैं, जिसमें कि हमें सभी लोगों को अल्बेंडाजोल की टैबलेट देनी है, ठीक है, ताकि हम हेलमेंथिक इन्फेक्शन को खत्म कर सके, क्योंकि अंडर 5 में ड्यू टू पैरासाइट इन्फेस्टेशन अनीमिया और माल न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा होता है, तो उस चीज को खत्म करने के लिए बच्चों को डीवॉर्म करना सबसे जरूरी है. Now the next question is, oral rehydration solution does not contain sodium chloride, calcium lactate, sodium bicarbonate or glucose. So the correct answer is calcium lactate. And oral rehydration solution जो है वो बच्चे को dehydration से prevent करने के लिए हम देते हैं. And इसमें जो sodium chloride रहेगा that will be 2.9 ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट 2.6 ग्राम रहता है, ग्लूकोज हमारे पास 13.5 ग्राम रहता है और एक पोटेशियम क्लोराइड होता है जो 1.5 ग्राम रहता है. Now the next question is, the plus in RMNCH plus A indicate continuum of care. Adolescent is an important stage of life. Prenatal examination, linkage between services provided for the adolescent stage. So the correct answer is adolescent is an important stage of life. RMNCH का मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूनेट चाइल्ड डिजीज प्लस चाइल्ड हेल्थ प्लस एडोलेसेंट हेल्थ, and this program was started in 2013. Now the next question is, a community based intervention that addressed nutritional anemia among adolescents. Weekly iron and folic acid supplementation, National Iron Plus Initiative, Intensified Anemia Program और National Anemia Prophylaxis Program. So adolescent की nutritional anemia को address करने के लिए we have weekly iron folic acid supplementation program, जिसमें कि हम बच्चों को ब्लू आयरन देते हैं. द कॉम्पोजिशन विल बी सेम, 100 mg ऑफ आयरन एंड 500 mcg ऑफ फॉलिक एसिड, बस कलर में डिफरेंस होता है. एंड फिक्स्ड डे, मतलब हर हफ्ते एक फिक्स डे पे हमने देना है स्कूल्स में और आंगनवाड़ी में. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक मंडे को दिया है तो अगले मंडे को हम सेकेंड डोज देंगे, उसके अगले मंडे को हम थर्ड डोज देंगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, EDD is calculated by, what is EDD? It is expected date of delivery and it is calculated by Meigel's formula. अब Meigel's formula इनमें से कौन सा है? LMP plus 9 month, LMP plus 9 month plus 10 day, LMP plus 9 month plus 7 day और LMP plus 9 month plus 7 weeks. So the correct answer is LMP plus 9 month plus 7 days. LMP stands for last menstrual period. उसमें हमने 9 मंथ ऐड करना है और फिर उसमें हमने 7 डेज ऐड करने हैं फ्रॉम लास्ट LMP. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट्स should be at least, and the options are 5, 3, 4 and 2. So according to WHO there should be at least 4 number of antenatal visit, and वो कब कब करने हैं? फर्स्ट विजिट 12 वीक्स से पहले पहले करना है, जो विद इन 12 वीक्स करना है. सेकेंड एंटीनेटल विजिट हमारा बिटवीन 14 से 26 वीक्स होना चाहिए. थर्ड विजिट हमारा 28 से 36 वीक्स होना चाहिए. एंड फोर्थ विजिट हमारा 36 वीक्स से टर्म के बीच में होना चाहिए. सो मिनिमम 4 एंटीनेटल विजिट होने चाहिए. Now the next question is, the first fetal movement felt by the mother is known as Chadwick sign, O'Shander sign, quickening or Goodell sign. So the correct answer is quickening, which is felt between 16 to 20 weeks of pregnancy. Now the next question is, sign of labor include a bloody sticky vaginal discharge which is known as show, painful abdominal contraction every 20 minutes or less, bleeding or both A and B. So जो हमारा लेबर का साइन है that is both A and B, जिसमें कि मदर को vaginal discharge show भी होगा and abdominal contractions will be there. Now the next question is, tablet IFA should be started in 14 to 60 weeks of gestation, 10 weeks, 1 to 2 weeks, 13 to 15 weeks. So जो हमारी आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट है वो 14 से 16 वीक ऑफ जेस्टेशन पे स्टार्ट कर देनी चाहिए.
Now the next question is, polyhydramnios can be risk for GDM, that is gestational diabetes mellitus, preeclampsia, prolonged labor और renal disorder. So polyhydramnios तब होता है जबकि जो हमारा amniotic fluid है that is more than 2000 ml or 2 liter, and it is the one of the most complication for gestational diabetes mellitus. Whereas prolonged labor होगा जब जो पूरा labor process है that is more than 18 hours. And preeclampsia, it is a pregnancy-induced hypertension that is characterized by proteinuria, raised blood pressure, and one is हमारा edema. Now the next question is, active stage of labor is characterized by cervix is dilated more than 4 centimeter, cervix is dilated less than 4 centimeter, 2 contraction in 10 minutes और cervix dilated equals to 4 centimeter. So जो हमारा active stage of labor है वो हमारी first stage का part है. फर्स्ट स्टेज हमारा होता है कॉन्ट्रैक्शन से लेके 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, एंड इसमें हमारी 3 स्टेजेस आती हैं, लेटेंट स्टेज, एक्टिव स्टेज एंड ट्रांजिशनल स्टेज. लेटेंट स्टेज हमारी होती है अप टू 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक हमारी आती है एक्टिव स्टेज, एंड 8 सेंटीमीटर के बाद आती है हमारी ट्रांजिशनल स्टेज. सो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है दैट इज द करेक्ट आंसर, कि सर्विक्स इज डायलेटेड मोर देन 4 सेंटीमीटर. अगर 4 सेंटीमीटर से कम है तो द पर्सन इज इन लेटेंट स्टेज. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, antepartum hemorrhage defined as vaginal bleeding between 10 weeks of pregnancy, vaginal bleeding after 20 weeks of pregnancy, vaginal bleeding after 30 weeks of pregnancy और vaginal bleeding after delivery. So जो हमारा antepartum hemorrhage है that is vaginal bleeding after 20 weeks of pregnancy. And antepartum hemorrhage में दो चीजें सबसे मेन है, one is placenta previa and other one is abruptio placenta. Now the next question is, the test contraindicated in women with antepartum hemorrhage is USG abdomen, pervaginal examination, amniocentesis और chronic villus sampling. So जो मदर है जिसमें APH हुआ है तो उसमें हम pervaginal examination नहीं करते हैं. So pervaginal examination is contraindicated during antepartum hemorrhage. Now the next question is, the most common cause of postpartum hemorrhage immediately after delivery is ruptured uterus, uterine detachment, atonicity of uterus or uterine scar. So जो commonest cause है that is atonic uterus. The next question is, following a delivery, the nurse suspect atonic PPH in client. Which among is the priority nursing intervention? Massage the uterus, administer 10 units of oxytocin, administer ergometrin और रिपोर्ट टू द डॉक्टर. तो जो पहली प्रायोरिटी हमारी रहेगी वो रहेगा मसाज द यूट्रस, ताकि हम पीपीएच को कंट्रोल कर सके. उसके बाद हमने साथ ही साथ ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट्स एडमिनिस्टर करनी है. अर्गोमेट्रिन हम उन केसेस में नहीं देते जिनमें हमारा हाइपरटेंशन और कार्डिक प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड इमीडिएटली हमने डॉक्टर को रिपोर्ट करना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, premature separation normally implanted placenta from the uterine wall during second half of pregnancy is abruptio placenta, placenta previa, fetal distress or cord prolapse. So premature separation है placenta का, that is known as abruptio placenta. Whereas placenta previa it is the low lying placement of placenta. जबकि uterus के lower part में अगर हमारी placenta attach होती है तो उसको हम placenta previa कहते हैं. अब्रप्शियो प्लासेंटा में जो मदर होगी उसको पेनफुल ब्लीडिंग होगी. इट कैन बी रिवील्ड इन नेचर और इट कैन बी कंसील्ड इन नेचर. लेकिन प्लासेंटा प्रीविया में पेनलेस वेजाइनल डिलीवरी होती है, वेजाइनल ब्लीडिंग होती है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्पशिया, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, डोपामिन और लेबिडोल. सो अगर हम एक्लेम्पशिया की बात करते हैं तो दैट इज इंक्रीज्ड बीपी अलोंग विद सीजर. तो इसमें हम मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं मदर को. जब भी हमने मैग्नीशियम सल्फेट देना है तो साथ में हमने कैल्शियम ग्लूकोनेट लोड करके रखना है, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी जब कह सकते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट का जो एंटीडोट है दैट इज कैल्शियम ग्लूकोनेट. एंड मैग्नीशियम सल्फेट देने के बाद जब हम दे रहे हैं तो हमने पेशेंट को टॉक्सिसिटी के लिए देखना है, जिसमें कि हम क्या देखेंगे,
कि अगर पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो रही है तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा, रेस्पिरेटरी रेट हमारा कम होगा मदर का, यूरिनरी आउटपुट कम होगा, एंड एब्सेंस ऑफ नी जर्क रिफ्लेक्स विल बी देयर. Now the next question is, cracked nipple and sore nipple is treated with applying foremilk, applying hind milk, applying soap and water, applying Savlon solution. So कभी भी हम cracked nipple या sore nipples के ऊपर soap and Savlon solution नहीं apply करते हैं. So the treatment is applying hind milk. Now the next question is, in which condition injection methergine is contraindicated in postpartum hemorrhage? So the correct answer is hypertension. Methergine is a ergometrin, and ergometrin is contraindicated in hypertension and patient who is having cardiac or heart illness. Now the next question is, under National Family Welfare Program, copper T was introduced in 2002 with an efficacy up to 10 years. Copper T 390A, Copper T 380A, Copper T 370A और Copper T 360A. So जो हमारा Copper T 380A है वो 10 years के लिए हम डालते हैं, and it is given in all the government settings free of cost. Now the next question is, drug used as an emergency contraceptive are is combined oral contraceptive pill, progesterone only pills, Depo-Provera और levonorgestrel. So levonorgestrel जो है that is the drug of choice for emergency contraceptive. तो जो हमारी आई पिल होती है उसमें levonorgestrel होता है in high doses. Now the next question is, duration for using barrier method is recommended for a client underwent the vasectomy is 1 month, 2 months, 3 months or 4 months. So vasectomy is a permanent method of family planning method among male. तो वैसेक्टमी करवाने के बाद जो मेल है वो एकदम स्टेराइल नहीं होता है, ठीक है, तो उसको कुछ दिनों तक साथ ही में बैरियर मेथड यूज करना होता है, तो वो 3 months है. तो हम जब भी पेशेंट की वैसेक्टमी करते हैं तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि एटलीस्ट फॉर 90 days और 3 months बैरियर मेथड करना है यूज, क्योंकि वो जो पर्सन है उसके सीमन में जो स्पर्म है वो रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वी नो कि जो मेल है उनके जो स्पर्म है वो स्टोर होते हैं उनकी बॉडी में, है ना, तो इसीलिए वो जहाँ पे भी स्टोर है तो उस टाइम पे क्या है कि पेशेंट को पर्सन को जो है वो बैरियर मेथड यूज करना है फॉर 3 months. Now the next question is, example of non-hormonal oral contraceptive are Chaya, Mala D, Mala N or DMPA, that is dipod-methoxyprogesterone acetate. So non-hormonal, non-steroidal oral contraceptive pill जो है that is Chaya. ठीक है, ऑलरेडी हमारा जो मिशन परिवार विकास है उसमें 2 हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव्स इंट्रोड्यूस हुई थी, वन इज छाया, अदर वन इज अंतरा. अंतरा जो है वो हमारी इंजेक्टेबल है और जो हमारा छाया है इट इज अ नॉन हार्मोनल नॉन स्टेरॉइडल एंड इट्स नेम इज सेंटप्रोमेन. Now the next question is, permanent method of family planning among males are vasectomy. Okay? vasectomy भी कह सकते हैं, या NSV अगर आता है that is non staple vasectomy, तो वो भी करेक्ट आंसर है. Now the next question is, example of injectable hormonal contraceptive method are Mala N, Saheli, DMPA or Centromen. So DMPA is the correct answer, which is also known as Antara. 150 mg after every 3 month हमने लगाना है फीमेल को, और जो हमारी नॉन स्टेरॉइडल नॉन hormonal contraceptive that is Chaya, that is Centromen. Now the next question is, medical method of abortion is non-surgical, non-invasive method for termination of pregnancy using drug or combination of drug, surgical method of abortion, use of both medicine and surgery for abortion, or use of herbs for abortion. So जो हमारा medical method of abortion है, it is a non-surgical, non-invasive method by using combination of drugs. Now the next question is, indication of medical management, a medical method of abortion is, it is offered to all women coming to health facilities seeking termination of pregnancy up to 7 weeks, 20 weeks, 10 weeks और 12 weeks. So जो हमारा medical method of abortion है वो हम up to 7 weeks कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर 7 weeks से ज्यादा प्रेगनेंसी है तो उसके लिए सर्जिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन जो है वो यूज किया जाएगा. Now the next question is,
Contraindication of MMA is all except anemia, uncontrolled hypertension, suspected ectopic pregnancy और pelvic inflammatory disease. So हमने जो हमारा मेडिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन है वो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज वाले पेशेंट में कर सकते हैं, लेकिन अगर पेशेंट का अनीमिया है, सिवियरली अनीमिया है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है या इक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो उस केस में हम मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एबॉर्शन नहीं करते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज recommended drug used for MMA are mifepristone and misoprostol tablet, metformin and misoprostol tablet, moxifloxacin and mifepristone tablet, oxytocin and methergine tablet. So for the medical management हमने पढ़ लिया कि it is a non-surgical, non-invasive procedure जिसमें कि हम tablets use करते हैं. So that is mifepristone and misoprostol tablet. ठीक है. Now the next question is, after giving misoprostol, the women should be called for follow-up on which day? 5th day, 15th day, 7th day और 10th day. तो हमें जब हम पेशेंट को MMA देते हैं तो उस टाइम पे हम पेशेंट को फॉलो अप करते हैं, जो कि हम 15 डे पे करते हैं. ठीक है. इसमें हम क्या करेंगे कि फर्स्ट डे जब पेशेंट आया है तो उस टाइम तो हम पेशेंट को मिफेप्रिस्टोन देंगे. ठीक है, मिफेप्रिस्टोन टैबलेट देंगे ओरली. उसके बाद 200 mg डोज रहेगी उसकी. फिर सेकेंड डे हम पेशेंट को कुछ नहीं देंगे. थर्ड डे हम पेशेंट को फिर से बुलाएंगे और उस टाइम पे 400 mcg मिसोप्रोस्टोल देंगे. ठीक है. 400 mcg मिसोप्रोस्टोल देने के बाद हम पेशेंट को 15th डे पे बुलाएंगे फॉर फॉलो अप, जिसमें हम चेक करेंगे कि जो भी उसका मतलब कि उसका जो कंप्लीट एबॉर्शन हो गया है कि नहीं. ठीक है. सो आज की वीडियो में हमने CHO से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.